हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और पिछले वीडियो में बात किए थे राउंडिंग ऑफ के बारे में। आज बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हेडिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये कहता क्या, पहले समझो कि मान लेते हैं ए प्लस बी आपस में कंबाइन करके मान ले क्या बन गया, ए बी बन गया। तो भाई इसमें मान लेते ए का है x ग्राम, तो A जब x ग्राम है तो B का कितना ग्राम लगेगा, दोनों कंबाइन करके आपका AB बन जाएगा। या मान ले A का मान ले x मोल है तो B का कितना मोल लगेगा, जो दोनों आपस में कंबाइन करके AB में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कि किस कितना कितना कंपोजिशन में रिएक्टेंट कंबाइन करके वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, उसी बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कंपोजिशन ए और बी का क्या कंपोजिशन होगा कि दोनों कंबाइन करके ए बी में चेंज होगा। जैसे मान लेते हैं, सपोज करो मान ली H2 गैस है, ध्यान देना, और ये Cl2 भी गैस है, ये आपस में कंबाइन किया और क्या बना, HCl गैस बना। तो भाई उसमें H2 और Cl2 कितना कितना का रेशियो में लेंगे, जो आपस में कंबाइन करेगा HCl में कन्वर्ट होगा। ये सारा बात कौन करता है, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। दोनों को क्या क्या हम रेशियो लिया जाएगा या कंपोजिशंस लिया जाएगा, कितना कितना कंपोजिशंस में ये आपस में रिएक्ट करेगा और HCl में कन्वर्ट होगा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, डैट मीन्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कहता है कि रिएक्टेंट किस तरह से कंबाइन करके, रिएक्टेंट ध्यान देना किस तरह से बाबू कंबाइन करके, ये कंबाइन किस तरह से कंबाइन करेगा और ये प्रोडक्ट में चेंज होगा। ये सारा बात कौन करता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करता है। ठीक है, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने तरह पढ़ना है, 6 टाइप का पढ़ना है। पहला है बाबू, एक होता है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। ठीक है, दूसरा लॉ है बाबू लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन बोलो या कंपोजिशन बोलो, तेरा मर्जी। इसी बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल क्या, प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ क्या, मल्टीपल प्रोपोर्शंस है। चौथा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। लॉ ऑफ क्या है, रेसिप्रोकल है। लॉ ऑफ क्या है, रेसिप्रोकल है। पांचवा जो है, सॉरी चौथा है, ये पांचवा जो है आपका गे-लुसेक्स लॉ है। गे-लुसेक्स लॉ है। छठा जो है आपका है क्या, एवोगाड्रोज लॉ है। एवोगाड्रोज लॉ है। तो 6 लॉ है जो डिसाइड करता है कि रिएक्टेंट किस कंपोजिशन में कंबाइन करके प्रोडक्ट में चेंज होगा। लिखो इसको पहले। इसमें सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। ठीक है, आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डिफिनिट और लॉ ऑफ मल्टीपल पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात कर देंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, गे-लुसेक्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ के बारे में बात कर देंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग दो लॉ ऑफ क्या रे बाबू, कंजर्वेशंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ मास, ये बताने वाला साइंटिस्ट है एंटोनी लेवोजियर, जो फादर ऑफ केमिस्ट कहलाता है। एंटोनी लेवोजियर, ये फादर ऑफ केमिस्ट कहलाता है। एंटोनी ने बोला जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब भले रिएक्टेंट से बन जाए प्रोडक्ट,
एक से दूसरा बन जाए, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं होगा। इसी बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्व मतलब मास में कोई चेंज नहीं होगा। किसने कहा था? एंटोनी लेवोजियर ने। जैसे मान लेते हैं, सुनना कि मास ऑफ रिएक्टेंट, इसने क्या कहा कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द क्या? मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। लिखो, इस एग्जांपल देते, ध्यान देना। जैसे कार्बन है, कार्बन किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड के फॉर्म में। कार्बन किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। इसको ऑक्सीजन से कंबसन करवा दें, मतलब जला दिए, तो क्या बन जाए? देखो तो CO2 मान ले गैस, प्लस आपका क्या बना? H2O गैस भी बना। अब देखो तो कार्बन का जो होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास कितना था? 12 होता है। कितना लिखें? होता 12 ग्राम लिखें। एक ऑक्सीजन का जो होता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास कितना होता है? 16 होता है। 2 ऑक्सीजन कितना है बताओ? आपका 32 ग्राम हो गया। अब इधर देखो क्या है? CO2 है, तो एक कार्बन का कितना? 12 ग्राम प्लस एक ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 32। तो इधर कितना बताओ? 44 ग्राम हो गया। और इधर भी देखोगे कितना है बता, तो ये 44 ग्राम होगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी मास ऑफ प्रोडक्ट आया कि रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट, एक से दूसरा बन गया, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं आया। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान ले, ध्यान देना, N2 गैस से प्लस H2 गैस से ये आपस में कंबाइन किया और बना अमोनिया गैस, NH3 बना। अमोनिया गैस का स्मेल बहुत ख़राब होता है, पंजेंट स्मेल होता है। पंजेंट मतलब स्मेल बहुत ख़राब होगा इसका, पंजेंट स्मेल होता है। अब देखो तो रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट। अब एक N का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, मास होता है 14, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, मास को ऊपर लिखते हैं। 2 N है, कितना ग्राम हो जाएगा बाबू? 28 ग्राम हो जाएगा। कितना H? 2। एक H का 1 होता है, 2 कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा। इधर देखो तो क्या है? अमोनिया है। एक नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बताओ? 14 प्लस एक H का 1, 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब ये आपका कितना हो जाएगा? 17 ग्राम। देखो, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे भाई? इसका मतलब एटम बैलेंस नहीं है, इसलिए हम एटम को बैलेंस करते हैं। इसलिए हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं ताकि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर हो जाए। दैट मीन्स एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तरफ इक्वल हो जाए। देखो तो यहाँ N कितना है? 2 है, यहाँ एक N है, 2 लगा दो तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? नीचे पर मल्टीप्लाई होता है, 2 3 जा कितना? 6 हाइड्रोजन है। या कितना? 2 है, 3 लगा दो। अब देखो तो, अब ये देखो कितना हो जाएगा? यहाँ तो बराबर नहीं हुआ था। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा? 28 ग्राम हो जाएगा। कितना टोन होगा? 6 हुआ। एक का 1 होता है मास, 6 का कितना हो जाएगा? 6 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ देखो कितना आ गया? 2 अमोनिया आ गया। एक अमोनिया 17 होता है, 2 अमोनिया कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 34 ग्राम हो जाएगा। और ये भी कितना बताओ? 34 ग्राम हो जाएगा। इसलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि एटम को हम बैलेंस करते हैं ताकि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। लिख लो, इसी बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। लिखो। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस के बारे में। तो हेडिंग द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस क्या होता है? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, या इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं। ये बात किए थे कौन साइंटिस्ट? जोसेफ रोस्ट, उसमें पी होता साइलेंट। जोसेफ रोस्ट, स्पेलिंग गलत हो गया। जोसेफ
रोस्ट, PROUST, रोस्ट, पी होता साइलेंट। जोसेफ रोस्ट ने कहा था कि कोई भी कंपाउंड कहीं भी मिले उसका मास और वॉल्यूम का रेशियो हर जगह सेम होगा। जैसे मान ले वाटर, तो वाटर जो बन गया एक बार, तो पूरा वर्ल्ड में उसको वाटर का फॉर्मूला H2O पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वॉल्यूम और मास का रेशियो हर जगह सेम होगा। पानी तुम नदी से प्राप्त करो, पानी तुम पाउंड से प्राप्त करो, पानी तुम चापाकल से प्राप्त करो, पानी तुम कुआं से प्राप्त करो, या जाके तुम अमेरिका में पानी पियो या ब्रिटेन में जाके पानी पियो, हर जगह वाटर का मास और वॉल्यूम का रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो इसका जो बाय मास में क्या रेशियो होगा देखो, तो बाय मास में एक हाइड्रोजन है 2, एक हाइड्रोजन मास कितना होता है 1, 2 कितना होगा 2 होगा। रेशियो एक ऑक्सीजन मास कितना होता है 16 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास 16 होता है। कितना जब बताते इसको 1/8 मीन्स कितना जाएगा 1:8। पूरा वर्ल्ड में तुम कहीं जाओगे वहाँ वाटर का जो मास का रेशियो है 1:8 होगा। पानी कहीं से प्राप्त करो, हर जगह मास का वाटर का रेशियो 1:8 होगा। उसी तरह बाय वॉल्यूम में कितना होगा रे बाबू, बाय वॉल्यूम में कितना हाइड्रोजन है 2 है 2, कितना ऑक्सीजन है 1, तो कितना होगा 2:1। तुम कहीं से भी वाटर प्राप्त करो उसका वॉल्यूम रेशियो कितना होगा 2:1 होगा। डिफिनिट है, डिफरेंट प्रोपोर्शन से तुम कहीं प्राप्त कर रहे हो, हर जगह वाटर का वॉल्यूम और मास का रेशियो सेम मिल रहा है। लिखो उसी तरह मान ले कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके बारे में लिख लेना है डिफिनेशन, बुक में तो डिफिनेशन रहता ही है। जैसे मान ले CO2 गैस तुम कहीं से प्राप्त कर लो, लकड़ी जलेगा CO2 गैस निकलेगा, मोमबत्ती जलेगा CO2 गैस निकलेगा, सांस छोड़ोगे तो CO2 गैस निकलेगा, है ना। पहाड़ जल रहा है वहाँ भी CO2 गैस निकल रहा है, ठीक है। तो CO2 गैस कहीं से निकले उसका मास और वॉल्यूम का रेशियो हर जगह सेम होगा। तो बता बाय मास का रेशियो बता क्या होगा। बाय मास में कितना कार्बन है, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास होता है 12 लिखेंगे। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मास नंबर 6 सॉरी, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मास होता है 16। कितना ऑक्सीजन 2 है, कितना आ जाएगा 32। इसको सॉल्व करना कितना आएगा 3/8 आ जाएगा, मतलब कितना होगा 3:8। मतलब CO2 तुम कहीं से प्राप्त करो उसका मास कर से कितना होगा 3:8 होगा। बाय वॉल्यूम में बता कितना हो जाएगा बाबू, बाय वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में एटम गिनते के कार्बन का एटम है एक हो, तो एक ऑक्सीजन कितना है 2 हो, कितना बता इसका कितना हो जाएगा 1:2 होगा। तुम कहीं भी CO2 प्राप्त करो उसका वॉल्यूम मेरे से 1:2 होगा, मास में कितना होगा 3:8 होगा। यही होता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। डिफिनिट को हम लोग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिख लो। चलो अब बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के बारे में। हेडिंग दो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस होता है, प्रोपोर्शंस होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस किसने बताए थे, ये जॉन डाल्टन। ये कहा था कि जब दो या दो से अधिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करें और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए, उसमें से एक एटम का मास हर जगह क्या होगा फिक्स होगा और एक डिफर करेगा। जब दो या दो से अधिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करे और एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्म करे, उसमें से एक एटम का मास हर जगह क्या होगा फिक्स होगा और एक एटम का मास क्या डिफर करेगा। जैसे देखो ये मान लें हाइड्रोजन है H2 है, ध्यान देना, मान लें ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। जब दो एटम आपस में कंबाइन किया
टू ये एक से ज़्यादा बनाया कंपाउंड, एक बनाया मान ले H2O बनाया और एक बनाया H2O2 बनाया, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड बोलते हैं। इसका नाम क्या है? तुमको मानो वाटर है, वाटर। तो जब दो एटम आपस में कंबाइन किया तो एक से ज़्यादा बनाया कंपाउंड या मोलिक्यूल बनाया, उसमें से एक एटम का मास दोनों जगह क्या होगा? फिक्स होगा और एक डिफर करेगा। देखो तो H2H2 क्या फिक्स है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना बताओ? 16 ग्राम है। यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन कितना? 2 है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 कितना? 2 ग्राम। और कितना बताओ? ऑक्सीजन कितना? 32 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मास कितना? 16 होता है, 2 से कितना? 32 हो जाएगा। यही होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, कि जब दो या दो से अधिक एटम और मोलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करें और एक से ज़्यादा मोलिक्यूल्स या एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए, उसमें से एक एटम का मास दोनों जगह क्या होगा? फिक्स होगा और एक क्या करेगा? डिफर करेगा। चलो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन से बर्न करते हैं तो एक क्या बनता है? देखो तो एक बनता है CO2 बनता है, एक बनता है CO। जब दो एटम आपस में कंबाइन किया, एक से ज़्यादा क्या बना? कंपाउंड बना, उसमें से एक एटम का मास क्या है? फिक्स है, एक डिफर कर रहा है। देखो तो दोनों जगह कार्बन क्या है? फिक्स है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास कितना? 12 होता है। जो कार्बन कितना? 12 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना बताओ? कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास 16 होता है। कितना है बताओ? 16 ग्राम। यहाँ देखो तो कार्बन कितना? 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना? एक का होता है 16, तो कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। तो एक एटम मास क्या है? फिक्स है, एक क्या है? डिफर है। तो इसी बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं, कि जब दो या दो से अधिक एटम और मोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करें और एक से ज़्यादा मोलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्म करे, उसमें से एक एटम का मास फिक्स होगा और एक क्या डिफर करेगा। चलो इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल जो NCERT में दिया हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। कि मान लेते हैं ये नाइट्रोजन है, मान ले ये एलिमेंट है, मान लीजिए नाइट्रोजन है, फिर क्या बताओ? ऑक्सीजन है, और ये क्या बना? कंपाउंड बनाया। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो 5 तरह का बनाता है ऑक्साइड। तो 5 बना है, उससे मतलब नहीं है, उसमें से एक एटम मास फिक्स होना चाहिए और एक डिफर। अगर फिक्स नहीं तो आपको फिक्स करना होगा। जैसे मान ले, किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने, कि मान ले नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कंबाइन किया तो मान ले क्या बन गया? बन गया N2O बना। इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसी को हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस। इसको छिड़क देंगे तो हंसते रहेगा पगला जैसा, इसको बोलते हैं क्या? लाफिंग गैस बोलते हैं। कितना नाइट्रोजन? 2 है, तो एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। 2 कितना हो जाएगा बताओ? 28 ग्राम हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन है? 1 है, कितना हो जाएगा बताओ? 16 ग्राम हो जाएगा। ध्यान देना, एक ये बना। फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो बनता है NO बनता है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। कितना N है? 1, तो कितना मास हो जाएगा? 14 ग्राम हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन है? 1, तो कितना हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। देखना उस तरह फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो बनाता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो N कितना? 1 हो, कितना बताओ? 14 ग्राम। कितना ऑक्सीजन? 2 हो, कितना हो जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा। एक ऑक्सीजन 16 और 2 का 32 होगा। चलो फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो एक बनाता है, मान ले बनाता है N2O5 नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड बनाता है। तो कितना नाइट्रोजन? 2 है, कितना हो जाएगा बताओ? 28 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16, 2 5 कितना हो जाएगा? 80, तो 80 ग्राम हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो एक बनाता है N2O4 बनाता है नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो इसमें क्या नाइट्रोजन? 2 है, कितना हो बताओ? 28 ग्राम हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन बताओ? 4 है, एक का होता है 16,
4 कितना जा 64 ग्राम हो जाएगा, 64 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, देखो तो 2 एटम कंबाइन कर रहा है और एक से ज़्यादा बन रहा है प्रोडक्ट, उससे मतलब नहीं है। उसमें से एक एटम का मास हर जगह फिक्स होना चाहिए और एक डिफर करना होना चाहिए, तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। देखो तो नाइट्रोजन, देखो तो यहाँ पर आपका 28 हो रहा है, लेकिन 2 जगह 14 तो अलग अलग है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। जॉन ने क्या कहा कि जब 2 या 2 से अधिक एटम या मोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करता है, वो एक से ज़्यादा बनाता है मोलिक्यूल या कंपाउंड, उसमें से एक एटम का मास क्या फिक्स होगा, एक डिफर करेगा। तो जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन किया तो एक से ज़्यादा बनाया मोलिक्यूल, लेकिन उसमें से क्या होना चाहिए, एक एटम मास फिक्स होना चाहिए और एक डिफर होना चाहिए। अगर फिक्स नहीं तो आपको फिक्स करना होगा। देखो तो यहाँ 28 नाइट्रोजन, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, यहाँ डिफर नहीं है, यहाँ डिफर है, अलग हो गया। इसको सेम करने के लिए क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर। अब देखो तो ये भी कितना हो जाएगा बताओ, 28 ग्राम हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा बताओ, 28 ग्राम हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ 32 ग्राम हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 64 ग्राम हो जाएगा। तो मास वोट भी सेम आ गया। देखो तो यहाँ भी 28, 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 तो एक एटम मास क्या हो गया, फिक्स हो गया, एक डिफर करेगा। यही होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, कि जब 2 एटम या 2 या 2 से अधिक एटम और मोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करें, वो एक से ज़्यादा बनाए कंपाउंड या मोलिक्यूल, उसमें एक एटम का मास फिक्स होगा, एक डिफर होगा। अगर फिक्स नहीं है तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। चलो लिख लो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।